हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के सीटीपी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन से लेके। और इन क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर रहता है, आप कितना सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अपने पूरे मन से तत्परता के साथ लगे हुए होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो, पूरी हो। इसी मनोकामना के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो है कुछ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ पैडागॉजी के भी क्वेश्चन हैं जो आपको यूपी टेट में इक्वल टू मिलते हैं ना, 15-15 नंबर के इस तरह से। तो हम बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस का, और इन क्वेश्चंस में खासकर बुद्धि लब्धि से रिलेटेड है क्वेश्चंस और भी हैं। चलिए देखते हैं आगे। कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, भाषा परीक्षण, व्यवहार परीक्षण। तो देखिए, व्यवहारवादी जो लोग हैं वो व्यवहार परीक्षण करते हैं, और इसी के बीच आपका जो है बुद्धि परीक्षण हुआ जब आपकी बात हो रही थी कि जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का विज्ञान है, व्यवहार का है, आत्मा का है, मन का है। ठीक है, इसी बीच क्या है, टर्मन साहब ने अपनी एक आईक्यू मापने का जो है एक तरीका, एक फॉर्मूला, एक सारणी उन्होंने लिस्ट बताई है। ठीक है, तो उसी पे आधारित इस तरह से है टेस्ट है जो कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट नाम से जाना जाता है। और इस डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, जैसे कोई इमेज होता है ना, कल्चर फ्री टेस्ट जो होता है उसमें इमेज जो होता है उसको बॉक्स की सहायता से, मान लीजिए एक बड़ा सा इमेज बनाया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसमें कौन सा या कौन सा जो इमेज है, कौन सा बॉक्स है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, उसको आपको ढूंढना रहता है। तो इस तरह से कुछ करके कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट है। देखिए, तो ये किस प्रकार का है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये है आपका बुद्धि परीक्षण, क्योंकि नाम से ही लग रहा है और मैंने इसको बताया भी कि कल्चर फ्री टेस्ट क्या है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, फ्रीली किसी भी इमेज के बारे में, ठीक है, मिसिंग चीज़ को पूछा जाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है। कैसे हम पहचानेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या है, वो स्वस्थ है। ठीक है, सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी बिल्कुल ही। जो भी व्यक्ति सामने होगा उनका जो है सहनशीलता, वो बातों को बहुत जल्दी अपने मन में या बहुत जल्दी चीज़ों को लेके परेशान नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा उकसाते नहीं हैं। जो है उनमें गुस्सा भी बहुत ही मीडियम लेवल का आता है जब वो चाहें तब। ठीक है, सहनशीलता होती है चीज़ों में। आत्मविश्वास होता है कि चाहे वो कोई कर पाए न कोई काम कोई कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं कर पाऊँगा। तो ये आत्मविश्वास होगा मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होगा। संवेगात्मक परिपक्वता बिल्कुल होगी। संवेग पे उनका खुद का जो है जो संवेग है उन पे उनका एक बाउंडेशन होगा कि नहीं, जब वो चाहेंगे तभी वो गुस्सा होंगे, जब ज़रूरत होगी तभी वो बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। खुद पे जो है गुस्सा या जो क्रोध है उनका उन पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो ये जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या है, ये योग्यता है। हम इस चीज़ों से पहचान सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, ये सभी। ठीक है, वो बातों को सहन कर सकें। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से अपने संवेग को प्रकट कर पाएँ, इस तरह से वो क्या है। अगला देखते हैं, संतुलन, संतुष्टि एवं सुख लक्षण हैं। जो संतुलन है, बैलेंस चीज़ें, संतुष्टि, सेटिस्फाई अपने मन में हो, और जो सुख हो, ये जो लक्षण है वो कैसे हैं। भग्नाशा है, तनाव है, समायोजन है या संघर्ष है। तो संतुष्टि आपको कब मिलती है, आप संतुलन में कब रहते हैं, आप सुख कैसे फील करते हैं, कब महसूस करते हैं कि आप बहुत ही क्या है, बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, लाइफ बढ़िया चल रही है। चाहे जिस भी परिस्थिति में आप रहें, आप उसको क्या कर लें, तनाव में तो होगा नहीं। भग्नाशा मतलब ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा। संघर्ष, समायोजन, जब आप किसी भी चीज़ को कहीं भी नई संस्था से आप जुड़ रहे हैं, जैसे आप किसी नए स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं एज अ टीचर,
कोचिंग रख लीजिए, आप ट्यूशन रख लीजिए, चाहे जो भी आप समझ लें। आप जा रहे हैं और नए नए बच्चे आपको मिल रहे हैं, तो आप उनके बीच समायोजन कर लें। उनको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस वातावरण से जोड़ के पढ़ाना है, इस तरह से आप समायोजन कर लेंगे तो वो आपको एक संतुलन होगा, आपका बैलेंस्ड चीज़ें होंगी और आपको एक प्रकार से संतुष्टि भी मिलेगी कि हाँ, मैं अपने बच्चों को 100% समझा पाऊँगा, नहीं तो 95% तो समझा ही लूँगा और आपको एक प्रकार का सुख भी अनुभव होगा। ठीक है, तो समायोजन की बात रही। 10 माह तक के शिशु में निम्न में से किस प्रकार की प्रधानता सर्वाधिक रहती है? 10 माह तक के बच्चों की बात हो रही है। सहज क्रियाओं की, इच्छित क्रियाओं की, मानसिक क्रियाओं की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात करी जाए कि जो 10 माह का बच्चा होता है वो क्या होता है, जो है अपने आसपास की चीज़ों को बच्चा 10 माह में पहचानने लगता है। ठीक है, वो अपने नाम को भी बच्चा जो है आंकने लगता है कि हाँ, ये मेरा नाम है, इससे मुझे लोग पुकारते हैं। और 3 माह में जो है 3 माह में जो है बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है और 1 माह में उसको रंग जो है हल्का फुल्का पहचान में आने लगते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से एक सारणी है, कभी उस पर चर्चा करेंगे हम। फिलहाल बात हो जाएगी इस टाइम तो वो हो जाएगी सहज क्रियाओं को वो ज़्यादा मायने रखते हैं कि ये जो पास में खिलौना है उसे वो लेके खेल लेंगे। और इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं उस टाइम में होती है, क्योंकि बच्चा क्या है अभी 10th मतलब कि 10 माह का है। ठीक है, मानसिक क्रियाएं तो बाद में आती हैं। ठीक है, ये अवस्था ही बदल जाएगी जब मानसिक क्रियाओं की बात करेंगे हम। तो आगे है आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभव की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? आधुनिक जो इस टाइम में जो शिक्षा का, अगर शिक्षा जो हो रही है उसका दृष्टिकोण देखिए किस तरीके से अब का जो है शिक्षा अधिगम को या सीखने में मदद कर रही है। क्या है? सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, सीखने के वातावरण पे। देखिए कुछ इसमें ऑप्शन है जो सही हैं और लेकिन जो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसे आपको चुनना है। तो हम तभी बच्चे को कुछ सिखा पाएंगे जब बच्चा सीखने में तत्पर होगा। ठीक है, प्रेरणा मतलब मोटिवेट हो के, मोटिवेशन भी पूरी लाइफ नहीं चल सकता, कुछ घंटे तक, कुछ दिनों तक आप मोटिवेट रह सकते हैं यदि आप दूसरों को देखकर मोटिवेट होते हैं तो। लेकिन यदि आप अपने आप में मोटिवेशन शुरू कर लेते हैं कि नहीं ये मैं कर पाऊँगा और मैं ऐसा कुछ काम करूँगा कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, मुझे दूसरों का एग्जाम्पल न देना पड़े मोटिवेट करते समय, खासकर अपने बच्चों को जिसे हम पढ़ा रहे हैं अपने परिवार में। ठीक है, तो सीखने वाले छात्र की तत्परता पे जो है वो जो है पूरी तरह से निर्भर रहेगा कि बच्चा क्या सीखता है। कहने का मतलब है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बालक ने में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से है? स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से, ये सभी। समस्या समाधान सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए। ठीक है, क्या करेगा बच्चा? अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए बच्चा क्या करेगा? स्मृति करेगा। रटने वाली चीज़, याद करने वाली चीज़ हमेशा काम नहीं देती। ठीक है, अवबोध स्तर तो होगा नहीं क्योंकि आप इसको समझ रहे हैं। अवबोध स्तर से होगा। बच्चा क्या करेगा? चिंतन करेगा। सबसे पहले उसके बारे में सोचेगा कि किस तरह से इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या कोई नया तरीका है या किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चिंतन पर जो है, चिंतन स्तर पर आधारित होगा समस्या समाधान। ठीक है, बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है, चूँकि मतलब बालक करके जो है खुद प्रत्यक्ष रूप से करके सीखते हैं तो उसका क्या मतलब है कि वो उपयोगी होता है, बच्चे उसे अच्छे से सीख पाते हैं। इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है। इसमें बालक कम सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी रहता है। इसमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है। तो देखिए जो करके लर्निंग बाय डूइंग जो आप कहते हैं, करके सीखना इंग्लिश में आपका लर्निंग बाय डूइंग होता है। ये क्यों सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? क्योंकि इसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। ऐसा नहीं, देखिए नेगेटिव दे दिए हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव करेंगे तो वो करके सीखेंगे ना। हम आप करके सीख रहे हैं कोई काम, जैसे प्रयोगशाला में हैं आप, तो ठीक है, केमिस्ट्री के लैब में है तो आप कुछ करके सीख रहे हैं उस टाइम, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से वो कर रहे हैं इसलिए याद हो रही हैं। कम सक्रिय होंगे, कम क्रियाशील होंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी हो जाता है जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है, करके सीखता है तो। ठीक है, और अगर यहीं पे भ्रमण की बात होती तो भी आप यही ऑप्शन लगा सकते थे। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है?
प्रेरणा, अभ्यास, समझ, इनमें से कोई नहीं। मोटिवेशन की बात करते हैं थॉर्नडाइक साहब, और अभ्यास, त्रुटि और प्रयास की बात तो वो बिल्कुल वही उनका रूल ही है, ठीक है, प्राथमिक नियम ही है उनका कि अभ्यास जो है, अभ्यास का नियम उन्होंने बताया है कि एक बार एक काम को कई बार करने से वो चीज़ क्या हो जाती है, हमें अस्थायी अधिगम हो जाता है उस चीज़ का। लेकिन उन्होंने समझ पे बात ज़्यादा नहीं करी है, ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खासकर जब थॉर्नडाइक साहब की बात होती है। प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो है यूपी टेट इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक हल कर चुके होंगे ना आप। तो बंडूरा साहब हैं, थॉर्नडाइक हैं, हल हैं, वाटसन हैं। तो वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं आपके। थॉर्नडाइक साहब आप देख ही लें, बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पे प्रबलन की बात करें, री तो ये हल साहब ने दिया है, ठीक है, री। आगे चलिए देखते हैं, किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई काम अगर बालक सीख रहा है, उस पर हम पुरस्कार देंगे तो बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या होता है उस पर, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होंगे उसमें। बालक उस कार्य को देर से सीखता नहीं, पुरस्कार पा के बच्चा उसको जल्दी सीख लेता है, बालक कार्य को जल्दी सीख लेता है। हाँ, ये सही हो सकता है। पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है कि पुरस्कार का प्रभाव ही नहीं पड़ता है भाई, ऐसी बात नहीं है। उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, तो ये आपका हो गया दूसरा ऑप्शन, बालक कार्य को जल्दी सीख लेता है जब पुरस्कार सामने देखता है तो, ठीक है। कुछ बच्चे तो 26 जनवरी 15 अगस्त को इसीलिए डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, कुछ चुटकुले बोलते हैं, क्योंकि वो पुरस्कार मिलेगा उसको बोलने पर वहाँ पे कुछ ना, तो इस तरह से ये चौथा ऑप्शन यहाँ था। आगे देखते हैं कि शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से, जैसे हर एक मंथ में एक टेस्ट के बाद, हर सीबीएसई पैटर्न के जो स्कूल हैं वहाँ पे यही होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका टेस्ट होता है हर मंथ, और हर महीने में टेस्ट होने के बाद पीटीएम रखा जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है। वहाँ पे अब बच्चों का रिपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है कि आपके बच्चे ने इस मंथ में इतना सीखा है और इतना स्कोर रहा है बच्चे का, ठीक है। तो शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, गप्पे हाँकने के लिए खुद इतने सारे टीचर होते हैं, अभिभावक की क्या ज़रूरत होती है वहाँ पे। शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है, बिल्कुल नहीं। अभिभावक से मिल के जो है टीचर अपने आप को बहुत कृतज्ञ फील करता है, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को जानने का मौका मिलता है, तो अलोकप्रिय तो नहीं बनाते। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। और चौथा ऑप्शन है, बालक के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हमने रिपोर्ट दे दी, मंथली रिपोर्ट जो है पेरेंट्स को दे दी, तो अब हमारी जो है हमारा बोझ जो हल्का है, अब हमको बच्चों को कुछ नहीं सिखाना, ऐसा नहीं है। दायित्व हम एज अ टीचर, आपका कभी दायित्व ख़त्म ही नहीं हो सकता ये जब तक आप जीवित हैं। वैसे हर व्यक्ति जो है पूरी लाइफ स्टूडेंट ही होता है, कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस की बात करी जाए तो शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, यही ऑप्शन सबसे सही है इन तीनों ऑप्शन से, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, पावलव, कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो आप देख ही रहे हैं कि ऑप्शन कितना इजी है, आप सभी लोगों को समझ लीजिए, इनकी थ्योरियाँ जब इतनी याद है तो नाम कैसे भूल सकता है कोई ना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कोहलर साहब, ठीक है। अंतर्दृष्टि सूझबूझ के बारे में बात करते हैं आपके कोहलर साहब, ठीक है। आगे देखिए, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्याओं से ग्रसित है, तब आप क्या उचित समझेंगे। बालकों को डांट कर अपना मन हल्का कर लेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि जो बहुत पीछे मुड़ के देखा जाए, अपने क्लास की बात करी जाए, तो वहाँ पे कुछ टीचर ऐसे होते थे जो घर की प्रॉब्लम्स को ला के स्कूल में बच्चों के सामने वो गुस्सा उतारते थे और फिर मन को हल्का कर लेते। लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, फ्री में फीस लेंगे, मतलब कि फ्री में पेमेंट लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे नहीं। आपका दायित्व है, आपको पूरा करना है। बालकों को मारपीट करेंगे, बालकों से मारपीट, क्यों मारपीट करेंगे भाई, क्यों। समस्याएं आपकी हैं, सॉल्व आपको करना है, बालकों से क्यों मारपीट करेंगे। अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे, यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है इन तीनों ऑप्शन से। आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के बीच है, तो यह बालक है अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, असंतुलित बालक। तो देखिए, जो सामान्य
बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो IQ लेवल बताए हैं टर्मन साहब ने, वो बताए हैं 100%। ठीक है, 100% के बीच में होगा, 100% के बीच में होगा, तो बच्चा जो होगा समान बुद्धि लब्धि वाला होगा। जैसे कि हम आप आते हैं, सामान्य में नॉर्मल सभी लोग आते हैं जिनका IQ लेवल 100% है। ठीक है, लेकिन बच्चा जो है यहाँ पे 150 यानी कि 150 लगभग क्या है, 150% बच्चे की IQ लेवल है, उसकी क्षमता इतनी तेज़ है। ठीक है, तो आपको मैं बता दी जो आइंस्टीन साहब थे उनका 130 या 140 प्लस था। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं आइंस्टीन साहब कितने ज़्यादा प्रचलित हैं और कितना उन्होंने इन्वेंशन किया है, क्या क्या नई खोजें की हैं इन्होंने, कितना अच्छा उनका जो है विचार था। तो वो क्या है, प्रतिभाशाली थे। यहाँ पे बच्चे का 150 से पार है, मतलब 150% से ज़्यादा है, तो बच्चा क्या है, अति प्रतिभाशाली होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन। जो पिछड़ा बालक होगा, जो पिछड़ा बालक होगा या मंद बुद्धि बालक होगा कहा जाए, तो वो बच्चा किसमें होगा, उसकी जो IQ लेवल की क्षमता होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो वो होगी आपके 80 to 89। ठीक है, 80 से 89% जो होगा वो बच्चा मंद बुद्धि बालक होगा, जिसका IQ लेवल 80 से 89 है ना, या 80 to 89 है। ठीक है ना, लेकिन पिछड़ा बालक जो हो जाएगा, अगर आप उसको अल्प बुद्धि कहें या मूर्ख कहें, तो आपका वो हो जाएगा 25 से आपका 49। ठीक है, और 25 से कम जो होते हैं बालक वो जड़ बुद्धि होते हैं, मतलब कि वो कुछ सीख नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ तो सीखेंगे जरूर ही। तो क्या है, इस तरह से कुछ आपके लिस्ट तैयार की हैं टर्मन साहब ने, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जो CTET में UP TET में माफ़ करिएगा भरमार पूछा जाता है, बिल्कुल 100% पूछा जाता है। निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित किए जाने आवश्यक हैं। जो बच्चे पिछड़े बालक हैं, जो बहुत ही मुश्किल से सीखते हैं नई चीज़ों को, या पुरानी चीज़ जो भी सिखाया जा रहा है, जो बच्चे 10 दिन में सीखते हैं वो बच्चा 20 या 25 दिन, या हो सकता है 1 महीने में सीखे। तो क्या आवश्यक है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसकी बात करी जाए, तो जो बच्चा पिछड़ा बालक होगा, जो सभी बच्चों से थोड़ा सा मुश्किल से सीखता है, तो उससे क्या होगा, विशेष शिक्षण विधियाँ लगानी पड़ेंगी। सही बात है, आपको विशेष कक्षा की आवश्यकता होगी ना भाई, या तो आप उसको एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाइए। ठीक है, मतलब कि स्कूल ख़त्म होने के बाद उस बच्चे को पढ़ाइए, तो कुछ तो विशिष्ट चीज़ें उसके साथ करनी पड़ेंगी ना, ताकि बच्चे जो हों उसके साथ के बोर भी ना हो, और वो बच्चा जो है पिछड़ा बालक जो है वो उनके बराबरी में भी आ जाए। तो ये भी सही है। विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था बिल्कुल भी, अगर क्लास में जो है स्वर नहीं दिया है, आ की मात्रा से जो है चैप्टर शुरू है, तो उस बच्चे को हम स्वर से पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष में शिक्षण, ये क्या हो गया चौथा ऑप्शन को, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर हैं। शिक्षा के समय जो क्लासरूम की बात करी जाती है, सबसे स्वतंत्र कौन होता है, ये बात है। शिक्षक, छात्र, छात्र, पाठ्यक्रम या श्यामपट्ट। यहाँ पे है श्यामपट्ट। ठीक है, श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट। ठीक है, श्यामपट्ट है इस तरह से। तो एक क्लासरूम की बात करी जाए तो जो बच्चा होता है वही सबसे स्वतंत्र होता है, उसे बाल केंद्रित शिक्षा इस टाइम चल रही है, तो बच्चा ही क्या होगा, स्वतंत्र होगा, वो अपनी बात को, तर्क को रख सकता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि से को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अध्यापक की अभिवृत्ति, अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप, अध्यापक का अनुभव, पर्याप्त सुविधाओं का होना। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे की उपलब्धि का सबसे मेन कारण या विशिष्ट बालकों के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कौन सी चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से। ठीक है, तो बात करी जाए कि अध्यापक की अभिवृत्ति का कोई मतलब नहीं है। जो है क्लास में अध्यापक की चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, अध्यापक को नहीं देखना है, वहाँ पे बालक को देखना है। ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है।
अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप मतलब किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, ये भी उतना नहीं। अध्यापक का अनुभव बच्चे के लिए कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो किस प्रकार से टीचर जितना भी अनुभवी हो सकता है टीचर इतना अनुभवी हो कि वो पीएचडी वालों को पढ़ा ले, लेकिन भाई अनुभव हो कि क्या करेगा, आपको जब अगर नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ाना है तो आपको उनके तरीके से सोचना होगा, ठीक है। तो पर्याप्त सुविधाओं का होना जो है, बच्चे सबसे पहले अगर पेरेंट्स भी आते हैं आपके स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए तो यही देखेंगे कि आपके यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं कि नहीं, आपके यहाँ श्यामपट्ट है कि नहीं, बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, बच्चा कुछ नया सीख सकता है या नहीं। तो इस पे बच्चे हैं जो बच्चों को प्रभावित करता है। निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है? निगेटिव है, निगेटिव चीज़ों को ध्यान से देखिए। निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार। तो पहले ऑप्शन की बात करें निर्धनता, तो बिल्कुल ही गरीबी जो होती है कुछ बच्चों को इतना डिमोटिवेट कर देती है कि बच्चे जो है एक प्रकार से गरीबी को समस्या ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी पर्सनली मैं अपना व्यक्तिगत राय रखूं तो जो निर्धनता है उसे एक मोटिवेशन के रूप में लीजिए और उसे कहिए कि इसको बदलना है, और बिल्कुल भी हम बदल के रहते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। निर्धनता आपके लिए स्पेशल नहीं, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कारण नहीं है, तो बिल्कुल ही निर्धनता का कारण है। बहुत बच्चे ऐसे हैं गाँव में जो गरीब होने की वजह से पढ़ते लिखते नहीं हैं, क्योंकि वो सोच लेते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्योंकि पैसे तो है नहीं, और जब पैसे होंगे नहीं तो हम पढ़ेंगे किसी स्कूल में, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसी बात पे जो है आपका बहुत से जो है फ्री में जो आपका पढ़ाया जा रहा है नर्सरी टू लेके 5 तक, जो आपकी प्राइमरी लेवल की शिक्षा की बात होती है वहाँ पे, तो अत्यधिक लाड प्यार से भी बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं। एक समस्यात्मक कारण ये भी है। अनैतिक व्यवहार जब होगा उनके आसपास पड़ोस में, या उनका व्यवहार मौलिक नहीं होगा, मौलिकता बच्चे में नहीं होगी, तो ये भी एक समस्या का कारण है। लेकिन मनोरंजन की सुविधा समस्या का कारण नहीं है, क्योंकि मनोरंजन करना सब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके माइंड को फ्रेश कर देता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। रटना कम करना, ऐसा हम कुछ करें कि जो बच्चे रट रट के चीज़ों को सीखते हैं वो रटना कम कर दें, और उसको वो माइंड सेट इस तरह से बना लें कि उन्हें समझ कर चीज़ों को करें, ठीक है। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा होगा आपके लिए? तो वो क्या होगा, मूल्यांकन। हम मूल्यांकन करने से तो कोई बात नहीं, यहाँ रटना कम करना है, ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण जो है शिक्षक करेगा, या किसी प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ रटना से कोई मतलब नहीं है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे, लेकिन तभी देंगे जब कुछ आप करेंगे या बच्चा करके सीखेगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण विधि में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। यदि बच्चा रट रहा है तो उसे क्रिएटिव तरीके से जो है सृजनात्मक तरीके से या कुछ अलग तरीके से, अलग विधियों का प्रयोग करके, शिक्षण करके हम बच्चे को रटना कम करवा सकते हैं, ताकि वो इंटरेस्ट लेके चीज़ों को पढ़े, क्योंकि रटेगा तभी बच्चा जब उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। एक समूह के भारतीय होगा नहीं, एक समूह के भारतीय तो होगा नहीं, या एक समूह के दौरान हो सकता है, यहाँ दौरान, या एक समूह के भांति ना, भांति, हाँ दोनों हो सकता है, आप जो भी सही लगे। तो एक समूह के भांति या एक समूह के दौरान कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक है समूह संसंजकता, सामाजिक परिपक्वता, संवेगात्मक समरूपता, समूह की एक रूपता। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रभावित करेगा, एक समूह की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा सामाजिक परिपक्वता, क्योंकि एक समूह मिलकर एक समाज बनाता है, ठीक है। तो इसमें अगर बच्चे में सामाजिक परिपक्वता होगी, बच्चों में समाज से उन्होंने सीखा होगा कुछ पॉजिटिव चीज़ें, तो उस समूह को वो नया कुछ देंगे। यही जो है ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।